नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग, ओके। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बारे में। हमने आपको स्टेप बताए थे रिसर्च के, ओके। तो उन्हीं स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को चूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम के बाद अब सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, तो RRL, जिसको बोला जाता है रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर बोला जाता है, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर की। इसमें भी हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू का मीनिंग क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स कितने होते हैं, और लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स क्या है, मतलब कि कौन से स्टेप्स में हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है, ओके। और किस तरीके से हमारी जो भी थीसिस होती है उसके अंदर हम मतलब कि लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PhD के बच्चों के लिए तो है ही, ओके। और हमारे UGC नेट वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो स्टेप्स आपके मतलब कि सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं कि रिसर्च के स्टेप्स दिए है ना, तो स्टेप्स में से अंदर से अगर डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो श्योरली आपका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर। चलो, और ये हमारी पेपर 1 की चैनल है। जिन बच्चे नए हैं, जिनको पता नहीं है, उन बच्चों के लिए पेपर 1 UGC नेट का हम यहाँ पर करवा रहे हैं। आरती प्रजापति नाम की चैनल है हमारी, जहाँ पर आप अभी वीडियो को देख रहे हो, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और पेपर 2 साइकोलॉजी वाले अगर कोई बच्चा है जिनको पता नहीं है, तो वो बच्चे स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की मेरी चैनल है दूसरी, ओके, स्पेशली साइकोलॉजी के लिए है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। चले बात करते हैं सबसे पहले कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। हम बोलते तो है लिटरेचर रिव्यू, है ना, जब भी आप PhD में जाते हो, इंटरव्यू के अंदर आपकी रिसर्च प्रपोजल आपको प्रेजेंट करनी होती है, उस टाइम पर भी वो लोग देखते हैं कि आपने कितने मतलब कि लिटरेचर रिव्यू किए हुए हैं, ओके। तो उसके अंदर भी वो लोग देखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है और क्यों हमें हेल्प करती है, तो सबसे पहले बेसिक्स आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, ओके। तो जब भी हम कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, हम जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने जो क्रिएट की है, ओके, बनाई है, तो वो किस बेस पर हम बनाते हैं कि हमने मतलब कि पीछे हमारे जो भी रिसर्च हुए हैं, मैं आपको बोलती हूँ ना कि रिसर्च टॉपिक कहाँ से ढूंढना, शोध गंगा में से, जस्ट एग्जांपल। तो शोध गंगा में से जो आप थीसिस को देखते हैं, उसके बेस पर आप अपना एक टाइटल या टॉपिक बोलो या रिसर्च प्रॉब्लम बोलो, वो क्रिएट करते, क्लियर। तो वो सारे क्या है, थीसिस जो हो गए आपके वेरिएबलों के अकॉर्डिंग, जो भी मतलब कि हो रहा है, जो भी थीसिस है या फिर कोई जर्नल आप ले रहे हो, ओके। तो वो सारी चीजें क्या है भाई, आप वो आपके लिए संदर्भ साहित्य का काम करते हो, कि हिंदी में बोलो तो संदर्भ साहित्य। संदर्भ साहित्य मतलब कि आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो चीजें हैं, ओके। तो उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बेस पर हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हमारी पूरी की पूरी प्रपोजल है उसको बनाते, मतलब कि थियरीज क्या लेनी है, फिर मेथड कौन सी चूज करनी पड़ेगी, कौन सी सैम्पलिंग का कौन सा टाइप यहाँ पर सुटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से देखते हैं। मतलब कि पीछे हुए जितने भी रिसर्च है उसको देखकर हम अपने रिसर्च को बनाते, अपने रिसर्च का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, बोलते हैं ना, प्री प्लानिंग बनाते, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, ओके। साहित्य की समीक्षा करना क्यों जरूरी है, तो एक साहित्य समीक्षा एक विशिष्ट विषय पर विद्वानों के स्रोतों का एक सर्वेक्षण होता है। मतलब कि स्पेसिफिक टॉपिक पर जो भी क्या बोलते हैं विद्वान, मतलब कि स्कॉलर होते हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, ओके। तो उनका ही एक सोर्स होता है, ओके। तो उनके जो भी सोर्सेस होते हैं, उनके रिसर्च, मान लो रिसर्च पेपर है, जर्नल है, या फिर मान लो थीसिस है, उन सभी का हम क्या करते, एक साहित्य, वो सारे साहित्य की समीक्षा करते, क्लियर। यह वर्तमान का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमें करंट नॉलेज के बारे में ओवरव्यू देता है। क्या देता है, करंट नॉलेज जो है उसके बारे में हमें ओवरव्यू देता है।
जिससे आप मौजूदा शोध में प्रासंगिक सिद्धांतों, जो भी शोध है ओके, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रिलेवेंट जो उसके रिलेटेड जो भी थियरीज है, मेथड्स है, गैप्स है, उन सब को पहचान सकते हैं। मतलब कि मान लो कि मैंने कोई रिसर्च किया ओके, मैं पीएचडी कर रही हूँ, जस्ट एग्जांपल मान लो कि मैंने पीएचडी कर ली ओके, और मैंने अपनी थीसिस को सबमिट किया। अब आपको मतलब कि रिसर्च करना है और आपको पता चला कि हाँ मैम ने भी रिसर्च किया हुआ था और सब्जेक्ट भी सेम है, तो चलो उनकी थीसिस को देखते हैं। आपने मेरी थीसिस को देखा, और देखो कोई भी रिसर्च होता है ना वो पूर्ण नहीं होता है ओके, कंप्लीट नहीं होता, 100% नहीं होता है। हाँ वो श्योर जो किया गया है वो सही है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई होती है, कोई गैप रह गई होती है, मतलब कि उसकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ गैप रह गई होती है ओके। जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिए प्राइमरी टीचर पर अगर मैंने कोई स्टडी किया है ओके, तो अब देखो आपने देखा कि मेरे टॉपिक पर ओनली प्राइमरी टीचर पर ही स्टडी किया गया है, तो आप चाहोगे कि चलो प्राइमरी टीचर पर ही, यहाँ पर तो सभी मतलब कि सभी जगह पर जितने भी आपको मेरे जैसे जो मेरे टॉपिक के जैसे जितने भी टॉपिक दिखे उन सभी के अंदर आपको क्या दिखा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर पर ही स्टडी हुआ है। तो आप सोचोगे तो चलो ना मैं सेकेंडरी पर उसको करके देखती हूँ। तो ये क्या हुआ, आपने देखा कि ओनली प्राइमरी टीचर पर हुआ है, बाकी टीचर्स पर नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ पर गैप को पहचान लिया कि यहाँ पर ये गैप रह गई ओके, कि टीचर तो हर कोई होता है ना, प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में हो या चाहे हायर सेकेंडरी में हो, है ना, या फिर कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो, वो तो है तो टीचर ही ना। तो यहाँ पर उसको देखना है कि गैप क्या रहेगी, किसी ने भी रिसर्च किया है तो उसके अंदर क्या गैप दिख रही, क्या कमी दिख रही, क्यों क्या विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। हमने रिसर्च प्रॉब्लम में यही बात की थी ना कि क्या उससे हटके हम कुछ नया कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, आपको हेल्प करती है इन सारी चीज़ों में ओके। अब देखो एक साहित्य समीक्षा लिखने में प्रासंगिक प्रकाशन, जैसे कि जो भी रिलेवेंट पब्लिकेशन, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग है, आपने जो वेरिएबल चूज किया ना, जैसे कि मान लो कि आपने किया है अचीवमेंट ओके, आपका एक वेरिएबल अचीवमेंट, तो अचीवमेंट पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, रिसर्च पेपर मतलब कि बनाए गए हैं, जर्नल लिखे गए ओके, जो भी हैं, तो वो सारे अचीवमेंट के ऊपर होंगे, तो वो सारे आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रासंगिक हो जाएंगे ओके। प्रासंगिक मतलब कि रिलेवेंट हो जाएगी आपके वेरिएबल के ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखो प्रासंगिक प्रकाशन मतलब कि रिलेवेंट पब्लिकेशन, जैसे कि मान लो कि कोई किताबें है, बुक्स है, जर्नल है, आर्टिकल्स है ओके, ये सारे आपके रिव्यू लिटरेचर के अंदर हम ले सकते हैं ओके। पता चल रहा है ना, लिटरेचर के अंदर इन सबको हम ले सकते हैं, कोई बुक भी ले सकते हैं, कोई आर्टिकल भी ले सकते हैं, कोई जर्नल भी ले सकते हैं ओके, कोई थीसिस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ओके। चलिए फिर वो वैसे प्रकाशन जो होते हैं, वैसे पब्लिकेशन होते हैं, उनको ढूंढना होता है ओके। जो भी हमें रिव्यू लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है ओके, आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना भी पड़ता है ओके। रिसर्च प्रपोजल के अंदर भी आपको मेंशन करना पड़ता है, और थीसिस में तो आपको डीपली लिखना पड़ता है ओके, डिटेल्स में लिखना पड़ता है। तो लिटरेचर रिव्यू जब भी आप लिखने बैठते हो तो आपको प्रासंगिक प्रकाशन मतलब कि रिलेवेंट पब्लिकेशंस जो है उसको ढूंढना पड़ता है, उनका गंभीर रूप से विश्लेषण करना पड़ता है ओके, मतलब कि एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ता है, और आपको जो मिला है उसे समझाना शामिल है ओके। मतलब कि आपको जो भी मिला है, फाउंड आपने वहाँ पर लिटरेचर रिव्यू के बेस पर आपको जो भी मतलब कि गैप मिला है ओके, गैप देखा आपने, थियरीज देखी, मेथड्स देखे ओके, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको समझाना भी पड़ता है ओके। कि मान लो कि इस पर्सन ने ये रिसर्च इस टॉपिक पर रिसर्च किया था, तो उनके मतलब कि वहाँ पर अगर हम बात करें तो वैसे यहाँ पर हम ये चीज़ों को देखते हैं कि उनका टाइटल क्या था, है ना, उसके बाद टाइटल के बाद उन्होंने मतलब कि कौन सी मेथड यूज़ की थी, फिर उन्होंने सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, कितने सैंपल लिए थे, कितने लोगों पर उन्होंने ये रिसर्च किया था। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डाटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए थे ओके, डाटा कलेक्शन के लिए
कौन से टूल्स यूज़ किए थे? टूल्स मतलब टूल्स के अंदर आपका मतलब ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है, क्वेश्चन आयर भी आ सकती है, ओके, इंटरव्यू भी आ सकता है, जो भी है वो आपके रिसर्च के टॉपिक के रिलेटेड होगा, जो भी चीज़ें होगी, ओके। तो टूल्स कौन से यूज़ किए थे उन्होंने, ओके। उसके साथ साथ उन्होंने डाटा का एनालिसिस कैसे किया था, डाटा का एनालिसिस कैसे किया था, पूरी की पूरी रिसर्च की पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें आ जाती है, ओके। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम उनकी साहित्य लिखते हैं, समीक्षा लिखते हैं, ओके। डाटा एनालिसिस उन्होंने कौन कौन से टेक्निक, अगर मान लो कि जैसे कि सोशल साइंस है या साइकोलॉजी, ऐसे जो भी सब्जेक्ट है जहाँ पर स्टेटिस्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है टी टेस्ट अप्लाई किया था, एफ टेस्ट किया था, ओके, जेड टेस्ट किया था, कौन सा, मान विटनी, विल्कोक्सन, कौन सा लिया था, ओके, ये आपको बताना पड़ता है। उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, ओके, हाइपोथेसिस उनकी क्या हुई, रिजल्ट में ही पता चल गया, ओके, रिजल्ट क्या मिला, ओके, उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसके बेस पर रिजल्ट क्या मिला उनको, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी पड़ती है, क्लियर। और यहाँ पर गैप क्या है, ओके, मतलब कि कौन से गैप को आपने देखा और अपने रिसर्च के अंदर इनको आप मतलब इनके बेस पर आपने अपने रिसर्च का टाइटल चूज किया है, ओके, क्लियर, समझ आया। ये गैप भी आपको बताना होता है। चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस होती है लिटरेचर रिव्यू की। तो हम इस तरीके से किसी ने पहले जो रिसर्च किए हैं, जो जर्नल बनाए हैं, जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हैं, ओके, जो बुक्स लिखी है, उनके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च के अंदर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक अच्छा सा टाइटल भी बनाते हैं और हमारे थीसिस को लिखते हैं। समझ आया चीज़ों को? चलिए, अब देखो इनके 5 स्टेप्स होते हैं, ओके, लिखने के लिए, यहाँ पर भी बात की गई है। चले, तो इसके 5 स्टेप से कैसे लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखना है, रिलेवेंट लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा। हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारे वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब कि लिटरेचर शामिल है, ओके, कौन कौन सी मतलब कि लिटरेचर हमें मिल रहा है, साहित्य कौन कौन से मिल रहा है, जर्नल मिल रहा है, रिसर्च पेपर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ओके, वो सारे आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद उसके जो भी सोर्सेस है उसका हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद उनकी थीम, वाद विवाद, अंतराल, मतलब कि थीम्स हैं, क्या थीम्स हैं, क्या कहना चाहते हैं, डिबेट्स का मतलब, वाद विवाद का मतलब कि उनके रिसर्च के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बेस पर हम उसके विरोधाभास को दर्शा सकते हैं। मतलब कि ओके, हमने बताया था ना कि जब भी कोई थियरी डेवलप होती है ना, तो वो एक थियरी दूसरी थियरी के अपोजिट में ही क्रिएट होती है, या तो दोनों साथ में भी मिल सकती है, थोड़ा सा चेंज उसको मॉडिफाई करके थियरी बन सकती है, लेकिन कुछ थियरीज ऐसी भी बनती है जो क्या होती है, विरोधाभास में बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था संरचनावाद और व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद जो है वो संरचनावाद के ऑपोजिट में बना था, है ना। तो इस तरीके की भी थियरीज डेवलप होती है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि भाई इस पर्सन ने रिसर्च किया, उसके विरोध में आप किस तरीके से अपने रिसर्च को वहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके। फिर गैप्स, क्या गैप्स रह गई, क्या कमी रह गई जो पिछले वाले ने किया है रिसर्च उसके अंदर, ओके, उसको भी आपको पहचानना होगा। उसके बाद संरचना को रेखांकित करना, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बना के उसको आउटलाइन करना, क्लियर। उसके बाद अपनी साहित्य समीक्षा लिखें। उसके बाद आपको क्या करना पड़े, स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया था ना यहाँ पर, वो वाला स्ट्रक्चर बनाना होता है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, ओके, अपने थीसिस के अंदर लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो रिसर्च प्रपोजल में भी लिखा जाता है, ओके, उसमें भी लिखना पड़ता है, लेकिन वो तो बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। जबकि थीसिस के अंदर जब लिखना पड़ता है तो बहुत लॉन्ग, मतलब कि पूरा का अच्छे से आपको लिखना पड़ता है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको बतानी पड़ती है, ओके, पूरा ओवरव्यू देना पड़ता है, क्लियर। चले, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू। तो जब आप एक थीसिस, शोध प्रबंध, ओके,
या तो फिर शोध पत्र लिखते हो, ओके, डिसर्टेशन लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको अपनी शोध को मौजूदा ज्ञान के भीतर स्थापित करने के लिए एक साहित्य समीक्षा करनी होगी। यही बात मैंने बताई कि अगर आपको थीसिस लिखनी है, रिसर्च पेपर भी आप देखना, कई बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं जहाँ पर लिटरेचर रिव्यू लिखे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नहीं भी लिखे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लिटरेचर रिव्यू लिखे जाते हैं, ओके। डिसर्टेशन है तो उसके अंदर भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ओके। थीसिस है तो थीसिस के अंदर भी हम लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि आपको अपनी शोध, आपका अपना जो रिसर्च है उसके अंदर जो ज्ञान मौजूद है, आपने जो रिसर्च किया है वो किसके बेस पर, हम बोलते हैं ना भाई कि ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी है तो उसकी यहाँ पर नींव है, ओके, ये नींव पर खड़ी है। तो यहाँ पर हमें क्या यही पता चलता है कि ये जो इमारत है ना वो हमारी थीसिस है, इमारत क्या है, हमारी थीसिस है। और ये वाली जो आपकी मतलब के नीचे वाली जो है ना आपका क्या है, नींव, नींव जो है वो आपकी क्या है, नींव है आपकी लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, ऐसे मान के आप चलो, ओके। लिटरेचर रिव्यू के बेस पर हम पूरी इमारत को बनाते हैं, मतलब कि हमारा पूरा रिसर्च करते हैं, क्लियर। तो किसके बेस पर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बेस पर, क्लियर। चलो, साहित्य समीक्षा आपको यह मौका देती है, देखो क्या मौका देती है, तो विषय और विद्वतापूर्ण संदर्भ के साथ अपनी परिचितता प्रदर्शित करें, मतलब कि आपकी जो टॉपिक है और आपका जो स्कॉलरली, ओके, मतलब कि आपके अंदर ये विद्वता रही हुई है शोध करने की, तभी तो आपने ये साहित्य की समीक्षा की होगी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं होगी, ओके, और आपके अंदर वो विद्वता ही नहीं होगी, तो आप रिसर्च कैसे कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक है और जो भी आपके अंदर विद्वतापूर्ण जो रहा है उसके संदर्भ के साथ आप अपनी परिचितता का भी क्या कर सकते हो, डेमोस्ट्रेट कर पाते हो, कि प्रदर्शन कर पाते हो कि हाँ हमने इतने मतलब कि साहित्य की समीक्षा करके हमने अपने रिसर्च को लिया है, तो हमारा रिसर्च क्या है, स्पेसिफिक है, वो कुछ अलग से है, कुछ नया सा है, ओके। पिछले वाले ने जो किया वही अगर आप करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहता है ना, पिछले वाले ने जो किया उसके अंदर क्या कमियां रह गई, उसके बेस पर आप कुछ नया बनाओ, है ना, उसके बेस पर आप कुछ अच्छा करो, तब जाकर आपका रिसर्च जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ओके। अपनी शोध के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा और कार्यप्रणाली विकसित करिए, अपनी शोध के लिए, रिसर्च के लिए क्या करना है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क करना है, ओके। साथ ही साथ हमें मेथडोलॉजी भी करनी, मतलब कि मेथडोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, कौन सी मेथड से हम रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च के अंदर इम्पोर्टेंट चीज ही ये है कि किस मेथड से हम रिसर्च को करते हैं, है ना। चलिए, अन्य शोधकर्ताओं और सिद्धांतकारों के संबंध में खुद को स्थान दे, देखो अन्य जो भी रिसर्चर है, ओके, या फिर कोई थियरिस्ट है, ओके, अगर आप थियरी डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप को भी प्रूव करना है, अपने आप को भी स्थान देना है कि हाँ इन्होंने ये काम किया था तो हम ये काम करने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है, जैसे कि होता है ना पॉलिटिकल के अंदर होता है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, यही तो होता है कि चलो कांग्रेस ने ये काम किया और बीजेपी ने ये काम किया, फिर इनकी कंपेयर की जाती, कांग्रेस वाले ने ये काम किया था तो उससे बेटर बीजेपी वाले करेंगे। अब तीसरी बार मान लो कि कांग्रेस वाले की पार्टी आ गई तो बीजेपी वाले की तुलना में कांग्रेस वाले बोलेंगे कि देखो बीजेपी वालों ने ये मतलब ये काम नहीं किया था, वो काम हम कर रहे हैं, है ना, मतलब गैप को दिखा रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर गैप को दिखाना है कि भाई पिछले वाले रिसर्चर ने जो काम किया है उससे हटके हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नया करें, उन्होंने ये काम नहीं किया था वो काम हम कर रहे हैं, क्लियर। चलो, उसके बाद देखिए, दिखाए कि आपका शोध कैसे एक अंतर को संबोधित करता है या बहस में योगदान देता है। देखिए यही बात है कि कैसे आपके मतलब आपका रिसर्च है वो दूसरे से गैप रह गए ना, कमी का मतलब होता है कमी को ढूंढना, मतलब गैप रह गई, वो अंतराल रह गया जो उनसे छूट गया है, ओके, या तो फिर उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया है, उसी को बोलते हैं गैप। गैप का मतलब ये होता है ना, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही हूँ
तो इस सर्कल में यहाँ पर आप कहोगे मैम यहाँ पर गैप रह गया है ना, तो या तो रिसर्चर ने खुद से ये गैप रखा है क्योंकि उन्होंने कुछ वेरिएबल को कंट्रोल किया होगा, इसी वजह से ये गैप वो फिल नहीं कर पाए, है ना। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी टीचर का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर रिसर्चर ने सोचा होगा कि अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सारे टीचर्स को लूँगा तो मेरा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर सैंपल भी बढ़ जाएगा। ओके, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज़्यादा सैंपल भी लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरा रिसर्च जो कम टाइम में मुझे करना है तो वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, वेरिएबल को ही कंट्रोल कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, जेंडर को ही कंट्रोल कर दिया। ओके, और उन्होंने मतलब कि एरिया को भी कंट्रोल कर दिया कि भाई इतने एरिया तक के इतने ही लोगों को मैं लूँगा, है ना। तो ये गैप बन गई है। ओके, तो ये गैप उन्होंने जानबूझकर भी रखी हो सकती है या फिर उन्होंने मतलब कि उनको पता ही नहीं होगा और गैप रह गई होगी। तो इन गैप को क्या करना है, आपको फिल करना है। ओके, अब ये गैप वाला रिसर्च तो पुराना वाला हो गया आपका, है ना, ये पुराना, ये ओल्ड है। ओके, अब आप न्यू रिसर्च करोगे, न्यू रिसर्च में आप भी मतलब कि यहाँ पर इस गैप को तो आपने पूरा, ओके, इस गैप को तो आपने यहाँ पर पूर दिया, लेकिन फिल कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा होगा जो दूसरा कोई होगा वो यहाँ से आपके अंदर से भी गैप को ढूंढेगा, है ना। तो बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, जब भी एक दूसरे के रिसर्च को देख देख कर जो भी रिसर्च हुआ करते हैं ना, तो कमियों को ढूंढ कर, गैप को ढूंढ कर हम क्या करते हैं, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैप तो रह ही जाती है। उसकी रीज़न ये होता है कि हमें कम टाइम में कम सैंपल पर हम काम करते हैं ना। पूरी पॉपुलेशन पर काम करने जाओगे तो क्या 50 साल में भी आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी वजह से हमारी जो लिमिटेशंस होती है उसी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर, हमारे रिसर्च के अंदर कोई ना कोई गैप तो रह ही जाती है। क्लियर, चलो जी। तो यहाँ पर भी हमें मतलब दिखाना होता है कि दूसरे रिसर्चर के मतलब रिसर्च की तुलना में हमारा रिसर्च जो है वो कैसे बेहतर है, कैसे अच्छा है, कैसे गैप को हमने ढूंढा था उस गैप को मतलब फिल करने की हमने कैसे कोशिश की, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर रिव्यू के बेस पर बताना होता है। ओके, लिटरेचर रिव्यू करेगी तभी तो पता चलेगा कि हाँ पिछले वाले ने ये काम किया। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही यही है ना कि पिछले वाले ने जो काम किया है उसी को देखना है और उसके बेस पर अपने काम को क्रिएट करना है। क्लियर, चलो उसके बाद देखते हैं कि आपको स्टैंड अलोन असाइनमेंट के रूप में एक साहित्य समीक्षा भी लिखनी पड़ सकती है। ओके, आपको साहित्य समीक्षा भी लिखनी पड़ सकती है। इस मामले में उद्देश्य अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना और किसी विषय के बारे में विद्वतापूर्ण बहस के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। यही बात हो रही कि अब हम वर्तमान स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे। अब देखो, मान लो ना कि किसी रिसर्चर ने 2010 में रिसर्च किया होगा किसी चीज पर, ध्यान रखना। ओके, किसी मान लो कि ये रिसर्चर ने रिसर्च किया, उसकी एक हाइपोथेसिस थी। ओके, नल हाइपोथेसिस, चलो हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव बनाते हैं। अरे वेट, देखो बोरिंग सा नहीं होना है बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पीएचडी के लिए भी और नेट के लिए भी। ओके, H1 हमने एक हाइपोथेसिस बनाई। अब हाइपोथेसिस मान लो कि 2010 में रिसर्चर था, उसने क्या किया, रिसर्च किया, अपने रिसर्च के अंदर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से IQ में मतलब कि बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो IQ में बॉयज़ का IQ गर्ल्स के IQ से ज़्यादा है, गर्ल्स के IQ से ज़्यादा है। ओके, बॉयज़ का IQ गर्ल्स के IQ से क्या है, ज़्यादा है। ये उसको अगर पता चला अपने रिजल्ट के अंदर, कहाँ पर पता चला, रिजल्ट के अंदर। पहले तो उसने नल हाइपोथेसिस ही बनाई होगी कि दोनों इक्वल होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये बात उन्होंने नल हाइपोथेसिस में बताई होगी। फिर जाके उन्होंने रिसर्च किया और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, तब उनको पता चला कि बॉयज़ है, बॉयज़ का जो IQ है वो गर्ल्स के IQ से क्या है, ज़्यादा। ये उनको रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट को देखकर आप क्या करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति में देखना चाहेंगे, तो आप भी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनाते। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि क्या 2010 में जो आंकड़े थे क्या वो चेंज नहीं हुए होंगे,
बताओ 2010 में मान लो कि अगर हो सकता है कि बॉयज़ के आईक्यू गर्ल्स के आईक्यू से ज़्यादा इसलिए भी हो सकते थे कि मान लो कि गर्ल्स पर ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया हो, या फिर गर्ल्स जो है उनको पहले के टाइम पे बाहर नहीं निकाला जाती थी, इसी वजह से वो अपने आप को मतलब कि इम्प्रूव नहीं कर पाती थी। ओके, आईक्यू की बात छोड़ो, दूसरी चीज़ ले लो, अचीवमेंट की बात ले लो। ओके, अचीवमेंट की बात ले लो। ओके, अचीवमेंट की बात ले लो, यहाँ पर आईक्यू को निकाल दो, अचीवमेंट की बात करो तो अचीवमेंट में गर्ल्स थी बहुत ज़्यादा, उनको मतलब कि फ्रीडम नहीं दी जाती थी, बॉयज़ को फ्रीडम दी जाती थी, जो कि अभी के वर्तमान टाइम में ऐसा नहीं है। वर्तमान टाइम में बॉयज़ गर्ल्स समान माने जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा गर्ल्स को पढ़ाने की जिद रहती है माँ बाप की, है ना, मोस्टली देखा जाए तो। ओके, कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर गर्ल्स को मतलब कि एक मतलब हाउस वाइफ के रूप में ही देखी जाती है। ओके, कि घर का सारा काम उसको करना है, बस यही उसकी ज़िंदगी है। ओके, एक कुआं होता है ना, उसके अंदर जो मेढक होता है ना, तो मेढक यही सोचता है कि बस ये कुआं है ना, वही मेरी ज़िंदगी है। ओके, ऐसे कुआं होता है, देखा है ना, कुआं बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे आती नहीं हिंदी, आप लोगों से ही सीख पा रही हूँ। ओके, तो बता देना अगर ये गलती कर रही हूँ तो मुझे बताना। ओके, तो ये कुएं के अंदर एक मेढक है मान लो। ओके, ये मेढक है। ओके, अब ये मेढक क्या समझता है कि ये कुआं है, इतनी ही हमारी दुनिया होती है। ओके, वो कुएं के बाहर निकलेगा तब उसको पता चलेगा कि अरे हाँ, बाहर तो इतनी बड़ी दुनिया है ना। लेकिन जब तक वो कुएं में रहेगा तब तक तो उसे यही पता चलेगा ना कि ये कुएं जितनी ही हमारी जिंदगी है। तो यही पहले के टाइम पे हुआ करता था, लड़कियों को बाहर नहीं मतलब कि भेजा जाता था। ओके, और यही माना जाता था कि लड़कियों का काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना ही होता है, बच्चे संभालना ही होते हैं, परिवार को संभालना ही होता है ना। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा नहीं, अभी के टाइम पे लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। ओके, लड़के से ज़्यादा काम लड़कियां करती है, मतलब कि घर भी संभालती है, परिवार को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, साथ में जॉब भी करती है। जब इसकी तुलना में अगर लड़के की बात की जाए तो लड़के सिर्फ और सिर्फ कमाना ही जानते हैं, है ना, मतलब कि उनकी जिम्मेदारी एक रह जाती है कि बस हमें क्या करना है, सिर्फ परिवार को कमाकर, पैसे कमाकर देना है ना। कई लड़के आपने देखे हैं कि घर में अगर लड़कियां हैं, ओके, तो वुमेन है अगर, तो लड़के काम करते होंगे, ऐसा आपने देखा नहीं देखा, मोस्टली नहीं देखा होगा, है ना। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें कोई होती है जहाँ पर उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो वो तो अलग सी बात है ना। लेकिन मोस्टली हम यही देखते हैं कि भाई लड़कों का काम है सिर्फ कमाकर पैसे देना, और लड़कियों की अगर अब बात की जाए तो अभी के टाइम पे लड़कियां कमाती भी है, घर भी संभालती है, परिवार भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। ओके, तो सारी जिम्मेदारियां वो लड़कों से ज़्यादा संभालती है ना। तो मतलब कहने का है कि 2010 में जो हमें आंकड़े मिले थे उसके बेस पर अगर हम अभी के वर्तमान टाइम पे देखो तो कितना मतलब डिफरेंस आ गया है ना। तो यहाँ पर ये भी होता है, हमें ये भी बताना, ये भी मूल्यांकन करना है कि भाई पहले के टाइम पे क्या सिचुएशन थी और अभी के टाइम में क्या सिचुएशंस है। अगर अभी के टाइम की सिचुएशन चेंज हो रही है, दोनों के बीच में आपको चेंजेस दिख रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर आपका जो रिसर्च करोगे ना तो वो भी आपको डिफरेंस मिलेगा, रिजल्ट, है ना। उसके बाद अपने ज्ञान का भी आपको यहाँ पर विद्वतापूर्ण बहस भी होती है, मतलब कि मैंने बोला ना कि अपोजिट में आपको ढूंढना होगा, तो ये वाली बात है। ओके, आगे चलते हैं। सामग्री प्रत्येक मामले में थोड़ी अलग दिखेगी, है ना, जो भी मतलब कंटेंट होगा वो भी अलग दिखेगा आपको, क्योंकि किसी ने किया है उसके गैप को देखकर आपने नई प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, तो आपका जो मतलब कि रिसर्च होगा वो थोड़ा सा अलग से दिखेगा। लेकिन साहित्य समीक्षा करने की प्रक्रिया समान चरणों का पालन करेगी। साहित्य की समीक्षा जो है वो तो समान स्टेप में ही हमें करनी पड़ेगी। ओके, यदि आप स्नातक विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं या शोध में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साहित्य समीक्षा लिखना एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कौशल है। ओके, अगर आपको ग्रेजुएट स्कूल के अंदर मतलब कि अप्लाई करना है या फिर आपको रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो साहित्य समीक्षा लिखना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है। ओके, जो कि अभी आपको ये भी पता होगा कि ड्राफ्ट यूजीसी ने ड्राफ्ट अभी मतलब कि इश्यू किया हुआ है। ओके, ड्राफ्ट के अंदर क्या है,
कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ड्राफ्ट का वीडियो बना दो, लेकिन क्यों नहीं बनाया? ड्राफ्ट के अंदर अभी आप लोगों के सुझाव लिए गए, मतलब कि आप लोगों के सजेशन मांगे गए कि क्या करना चाहिए। तो उसके अंदर एक चीज़ दी हुई है कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना, यूजी जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन, वो अब 4 साल का हो गया। पहले कितने साल का हुआ करता? 3 साल का हुआ करता था, अब 4 साल का हो गया है। अब इनमें इन लोगों ने क्या बताया कि आपने अगर अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का किया है और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपने रिसर्च में कुछ काम किया है, ओके, रिसर्च में कुछ काम किया है और आपके 7 पॉइंट समथिंग कुछ 7.5 समथिंग आपके ग्रेड पॉइंट है, ओके, तो 10 में से, ओके, 10 में से जो ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं ना, वो पॉइंट अगर आपके 7.5 है, आपने यूजी के अंदर आपने यूजी 4 साल का किया हुआ है और उसके अंदर आपने रिसर्च पर काम किया है, तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए मतलब कि चुने जाओगे, मतलब कि पीएचडी के लिए आप एप्लीकेबल माने जाओगे, एलिजिबल माने जाओगे पीएचडी के लिए, ओके। डायरेक्टली आप पीएचडी के अंदर फॉर्म फिल कर पाओगे, ओके। पहले क्या हुआ करता था? पीजी कंपलसरी था, है ना, लेकिन अब उसकी जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया गया? यूजी से ही आप डायरेक्टली पीएचडी कर पाओगे, लेकिन कितनी 4 साल का, मतलब 4 साल या सेमेस्टर है तो 8 सेम की बात हो रही है ना, तो 8 सेम आपके होने चाहिए, उनमें आपने रिसर्च किया हुआ होना चाहिए और उसके अंदर जो ग्रेड है वो आपके 7.5 होने चाहिए, ओके। तब जाके डायरेक्टली आप पीएचडी में एडमिशन आपको मिल सकता है। और यहाँ पर भी देखो क्या किया कर दिया गया, CUET की एग्ज़ाम आ गई। अगर आपको 12th के बाद या फिर आपको किसी भी कोर्सेज के बाद आपको अगर यूजी करना है तो आपको CUET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अब CUET की एग्ज़ाम जो है, जो अभी तो जो कि फ़िलहाल 45 जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी के लिए अभी ये रेगुलेशंस बनाया गया है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओके, कुछ ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एग्री कर दिया है, उन्होंने भी बोल दिया है कि हाँ, हम भी CUET की एग्ज़ाम के बाद ही बच्चों को लेंगे, मतलब कि जो बच्चे CUET की एग्ज़ाम पास करेंगे उनको ही हम हमारे यहाँ यूजी में एडमिशन देंगे। तो ये दिन अब दूर नहीं है कि अगली बार सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब कि ऑल इंडिया की बात कर लो, ओके, ऑल इंडिया में अब यही होगा कि CUET की एग्ज़ाम दो और उसके बाद यूजी में, मतलब कि ग्रेजुएशन में जो आप लोग बोलते हैं ना बैचलर डिग्री के अंदर आप एडमिशन पाओगे और उसके बाद आपको 4 साल का कोर्स रहेगा, मतलब 8 सेम का कोर्स रहेगा, उसके अंदर आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा और इसके ग्रेड जो है वो पॉइंट ग्रेड कितने 7.5 लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। क्लियर? ये ड्राफ्ट पूरा मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ओके। चलो, जो भी पीएचडी के रिलेटेड था वो क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ पर साहित्य की समीक्षा करनी ही होगी। क्लियर? चलो बात करते हैं रिलेवेंट लिटरेचर की, बात करते हैं। रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक, जो भी आपके टॉपिक के रिलेटेड जो भी साहित्य है उसकी बात हो रही है, ओके। तो रिलेवेंट लिटरेचर सभी प्रकार की संबंधित पुस्तकें हो सकती है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि विश्वकोश से भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ना कि API से API डिक्शनरी होती है, ओके। API का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं, API, हाँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं, एक जस्ट वेट, ओके, सॉरी, APA, ओके, API नहीं, ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये उसका फुल फॉर्म है, ओके। आगे पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा तब, ओके। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओके। तो ये है उसका फुल फॉर्म, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो APA की डिक्शनरी होती है ना, उसको भी यूज़ किया जाता है, ओके, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ की जाती है, ओके। तो यहाँ पर मतलब कि हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें कोई वेरिएबल, जैसे कि अचीवमेंट हमने लिया था, है ना, तो अचीवमेंट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो वो आपको APA डिक्शनरी में से मिल सकती है, ओके। तो ऐसे जो भी होंगे वो आपके क्या होंगे, प्रासंगिक साहित्य होंगे।
फिर पत्रिकाएं होती है, जर्नल्स होते हैं, बहुत सारे जर्नल्स आपको यूजीसी की साइट पर भी मिल जाएंगे। ओके, और अदर बहुत सारे जर्नल की साइट होती है, वहाँ पर से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, पब्लिश एंड नॉन पब्लिश, अनपब्लिश जिसको बोलते हैं वो फाइंडिंग। ओके, तो कुछ ऐसे भी होते हैं रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स होते हैं जो पब्लिश किए भी गए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं अनपब्लिश होते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एज ए किसी ने निबंध लिखा हुआ है, ओके, आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो भी आप उसको ले सकते हैं। आर्टिकल, ओके, लेख जिसको बोलते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जो शोधकर्ता को शोध समस्या का अध्ययन करने के लिए, अपनी जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, उसका स्टडी करने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, मेथड के लिए, ओके, रिसर्च मेथड के लिए, टूल्स के सिलेक्शन के लिए और उपयोग किया जाता है। ओके, टूल्स का जो हमें सिलेक्शन करना है, उसका यूज़ करना है, उसके लिए भी हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ अध्ययन रूपरेखा, ओके, मतलब कि स्टडी की आउटलाइन जो बनाते हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये रिलेवेंट लिटरेचर है वो हेल्प करता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। तो पहला है नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। अब देखो, नैरेटिव से हमने क्या बताया था, जहाँ पर जीवन कथा की बात आती है, जीवन कथा, जीवन वृत्तांत, है ना, वृत्तांत, ऐसे कुछ भी होता है जहाँ पर क्या होता है, किसी की आत्मकथा को, बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को हम यहाँ पर लेते हैं। ओके, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू की बात आ रही, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी की आत्मकथाओं को लेंगे, किसी की मतलब कि जीवन कथा को लेंगे और उसके बेस पर हम साहित्य की समीक्षा करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं कोई ऐसा टॉपिक गांधी जी पर स्टडी कर रही हूँ, तो मैं उनकी जो आत्मकथा है लिखी हुई थी, ओके, सत्य के प्रयोग, तो उसको लेकर मैं क्या करूँगी, उसको लेकर मैं अपने रिसर्च को करूँगी। तो वो जो सत्य के प्रयोग हो गए, वो मेरे लिए क्या हो गए, लिटरेचर रिव्यू हो गए। ओके, मतलब कि उस साहित्य की मैं समीक्षा करके अपने रिसर्च के अंदर उनके मतलब की चीज़ों को रखूँगी। क्लियर? तो यहाँ पर कथा साहित्य समीक्षा यानी कि नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, जिसे पारंपरिक साहित्य समीक्षा भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू माना जाता है। कि साहित्य की आलोचना करता है और साहित्य के शरीर को सारांशित करता है। शरीर मतलब बॉडी को, कि साहित्य की जो पूरी बॉडी होती है उसको क्या करता है, सारांशित करते हैं, संक्षिप्त में बताता है। ओके, अब कथात्मक यानी कि नैरेटिव जो रिव्यू होता है वो विषय के बारे में निष्कर्ष निकालती है, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में कंक्लूजन निकालती है। ओके, और ज्ञान के एक निकाय में अंतराल, गैप को भी ढूंढ कर देती है। ओके, विसंगतियों की पहचान करती है। अगर कुछ ऐसी भी होती है जो इनकंसिस्टेंसीज होती है, ओके, मतलब कि थोड़ी सी डिफरेंस दिखती है, तो वैसी चीज़ों की भी हमें पहचान करने में हेल्प करती है। ओके, अब नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू जो है उसको करने के लिए आपके पास पर्याप्त रूप से केंद्रित शोध प्रश्न होना चाहिए। मतलब कि आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। अब क्वेश्चंस कब हमने बताए थे आपको, कहाँ पर हम लेते हैं, जब रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं उसी टाइम हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं ना, और उन क्वेश्चंस का मतलब कि मिला के एक बड़ा सा हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसको हम टाइटल बोलते हैं, है ना। यही बात की थी। तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाके आप नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू कर पाएंगे। ओके, चलें उसके बाद बात करते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। अब देखो, सिस्टमैटिक से क्या पता चलता है, व्यवस्थित रूप से, है ना। सिस्टमैटिक से क्या पता चलता है, व्यवस्थित रूप से करते हैं। ओके, चलो जस्ट वेट। ओके, तो अधिकांश अन्य प्रकार की साहित्य समीक्षा की तुलना में व्यवस्थित साहित्य समीक्षा के लिए अधिक कठोर और अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ओके, देखो, जब भी कोई चीज आप सिस्टमैटिकली करते हो ना, तो वो बेस्ट ही होती है। ओके, जब भी कोई भी आप क्या करते हो, सिस्टमैटिकली कोई भी चीज करते हो, तो वो चीज आपकी क्या होती है, अच्छी ही होती है। ओके, चलिए उसके बाद देखो, व्यवस्थित साहित्य समीक्षा व्यापक है। ओके, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो व्यापक एरिया, व्यापक होती है। ओके, ब्रॉड होती है। ओके, बहुत बड़ी होती है, ये मान लो। उसके बाद देखो, और उस समय सीमा का विवरण देती है जिसके भीतर साहित्य का चयन किया गया है। ओके, तो ये हमें क्या देती है, ये हमें क्या विवरण देती है, डिटेल्स क्या देती है, कि उस टाइम पर मतलब कि जिस टाइम पर ये बनाया गया था, ओके, उस टाइम के मतलब कि
जब हम इसका चयन करते जब उसको हम सिलेक्ट करते तो वो हमें बताती है कि कौन से टाइम पे क्या क्या हुआ था। ओके, तो टाइम से रिलेटेड ये होती है। ओके, सिस्टम में चलती है, सिस्टमैटिक, पहले ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, उसके बाद ये सिस्टमैटिक चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमें सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू बताती है। ओके, व्यवस्थित साहित्य समीक्षा के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो है मेटा एनालिसिस और दूसरा है मेटा संश्लेषण। ओके, सॉरी, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस। ओके, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, विश्लेषण, मान लो कि मैंने ना कुछ बाजार से, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, बाजार से मैं अलग अलग सब्जियों को लेकर आई, एक ही बास्केट के अंदर मैंने इसको रख दिया, तो ये क्या किया, मैंने सिंथेसिस किया। ये क्या किया, सिंथेसिस किया, मतलब कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दी। ओके, अलग अलग डिफरेंस चीज़ें थी, उनको मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया। ओके, अब मैं घर पे गई, अब घर पे गई तो मुझे फ्रिज के अंदर इन सारी चीज़ों को रखना था। क्या करना था, फ्रिज के अंदर इन सारी चीज़ों को मुझे रखना था। तो अब मैं क्या करूँगी, इन चीज़ों को अलग अलग करके मैं रखूँगी कि नहीं, है ना, बताओ, अलग अलग करके रखूँगी कि नहीं। जस्ट वेट, बताओ भाई, अलग अलग करके रखूंगी कि नहीं, ये बताओ। ओके, चले, तो यहाँ पर मैं हर एक चीज को, मान लो कि ये आलू है, ये मटर है, ओके, ये प्याज है, ओके, फिर आगे बताओ क्या आएगा भाई, आलू, मटर, प्याज, टमाटर, जो भी बोलो। ओके, फूल गोभी, ओके, जो भी है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो इनको तो मैंने बास्केट में तो सभी को इकट्ठा कर लिया है ना, लेकिन जब मैं फ्रिज में उसको रखती हूँ तो मैं अलग अलग से इनको करके रखती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग मैंने किया, ये जो सारी चीजें इकट्ठा की थी वो सिंथेसिस थी, अलग किया तो उसका मैंने एनालिसिस किया, है ना, उसको अलग अलग किया। ओके, तो यहाँ पर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग करना। ओके, और यहाँ पर सिंथेसिस में क्या आएगा, एक करना। ओके, एक करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक कर रहे हो तो वो हो जाता है सिंथेसिस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अलग कर रहे हो वो हो जाएगा एनालिसिस। क्लियर, सिंपल वे में। चलो जी, ओके, अब देखो मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, तो जब आप मेटा एनालिसिस करते हैं तो आप एक ही विषय पर कई अध्ययनों से निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, एक ही सब्जेक्ट है, ओके, एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक ही लेते हैं, सब्जेक्ट मानो या टॉपिक मानो, ओके, सेम सब्जेक्ट मानो या फिर सेम टॉपिक मानो, जो भी है। ओके, उनमें से हम क्या करते हैं, अलग अलग, उनमें से जो निष्कर्ष है ना, अलग कई अध्ययनों से हम अलग अलग, मान लो सेम अचीवमेंट के, मान लो यहाँ पर हमने अचीवमेंट के लिए थे। ओके, अब देखो अचीवमेंट के मैंने ले लिए 10 रिसर्च जो हो चुके हैं। ओके, 10 रिसर्च लिए, उनमें से मान लो कि कुछ थीसिस भी थे, कुछ जर्नल भी थे, कुछ रिसर्च पेपर भी थे। ओके, तो ऐसे करके टोटल मैंने 10 लिए। ओके, अब ये 10 जो मैंने लिए ना, इनमें से मैं क्या करूँगी, इनके निष्कर्षों को निकालूंगी। पहले वाले का निष्कर्ष निकाला, दूसरे वाले का निष्कर्ष निकाला, तीसरे वाला का, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, ये क्या किया भाई, अलग अलग किया इनको, है ना भाई, इनको अलग किया। 10 को पहले मिला लिया, एक ही वेरिएबल के 10 रिसर्च पेपर, मतलब कि उसके लिटरेचर को मैंने इकट्ठा किया, फिर उनमें से जो निष्कर्ष निकले उनको अलग अलग कर दिया। ओके, तो ये क्या किया, मैंने एनालिसिस किया, मेटा एनालिसिस जिसको बोलता जाता है। ओके, मानकीकृत सांख्यिकीय प्रक्रिया का उपयोग करके इनका विश्लेषण करते हैं। ओके, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, मेटा एनालिसिस में पैटर्न और संबंधों का
पता लगाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस पैटर्न में काम हो रहा है, ओके, कि किस तरीके से रिलेशनशिप में वेरिएबल है वो दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, ओके, ये हमें पैटर्न एंड रिलेशनशिप बताता है, ये हमें पता चलता है, ओके। और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ओके, उसके बेस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इनका ये रिजल्ट आया था, तो ये अचीवमेंट एंड दूसरा कोई वेरिएबल ले लो कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये मतलब कि रिलेशनशिप आए थे, तो ये रिलेशनशिप होंगे, ओके। तो कंक्लूजन निकाले जाते हैं इसके बेस पर। मेटा एनालिसिस निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण से जुड़ा है। ये क्या है? डिडक्टिव से। ये क्या है? डिडक्टिव से। डिडक्टिव में हम क्या करते भाई बताओ, डिडक्टिव में क्या करते हैं? चलो, डिडक्टिव में क्या करते बताओ। हमने इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों पढ़ाया है, इंडक्टिव डिडक्टिव, है ना। इंडक्टिव में क्या होता है, यहाँ से जो मतलब कि स्पेसिफिक चीजें होती हैं वहां से जनरलाइज करने की ओर चलते हैं। डिडक्टिव में क्या करते हैं, जनरलाइज की हुई जो चीज है उसको हम स्पेसिफिक एरिया में जाके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर अलग अलग करके एक कर लेते, अलग अलग करके एक करते, ओके। इन सभी टुकड़ों को एक कर रहे हैं, ओके। ऐसे ये टुकड़े हैं, अब इन टुकड़ों को हम जोड़ रहे हैं, ओके। क्या कर रहे हैं, जोड़ के हमने ये बना दिया स्क्वायर, ओके। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सिंथेसिस किया, ओके, सिंथेसिस किया। और अगर इन्हीं टुकड़ों को अगर मैंने ये जोड़ा है तो इनको मैं अब तोड़ रही हूँ, इनको क्या कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ, अलग कर रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिडक्टिव की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जनरलाइज किया था एक चीज को, ओके, एक चीज को जनरलाइज किया था, उनको टुकड़ों में बांट के देखते हैं। यहाँ पर क्या थे, टुकड़े थे, उनको एक कर दिए, ओके। यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक कर दिया, ओके। और यहाँ पर क्या किया भाई, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, तो दोनों को मतलब एक साथ देख नहीं पाते हैं, है ना, जेलेसी की वजह से, तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर डिडक्टिव में अलग करके देखा जाता है कि क्या मतलब इनका रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट होता है। दोनों अलग हो जाते हैं तो क्या होता है इन पर, मतलब कि उनका हाल क्या होता है। कुछ तो ऐसे में भी मजा लेते हैं, है ना। तो वो वाली बात हो गई। अच्छा चलो, अब आगे देखते हैं, दूसरी ओर देखते हैं, मेटा सिंथेसिस की बात करते हैं। तो मेटा सिंथेसिस क्या है, गैर सांख्यिकीय तकनीकों, मतलब कि नॉन स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स की यहाँ पर बात की जाती है, ओके। यहाँ पर स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज नहीं होता है। ये तो हमने आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में बताया था ना। तो क्वालिटेटिव जो होता है वो इंडक्टिव में यूज होता है ना, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव में मैंने ये बताया था कि हम यहाँ पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं, ओके। और पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब कि यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, यहाँ पर स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज नहीं होता है, ओके। तो अब हम जो हमारी मेटा सिंथेसिस है, ओके, उसके अंदर हम नॉन स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज होता है, और मेटा एनालिसिस में स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज होता है। तो आपको ये भी याद रखने, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। अब ये तकनीक कई गुणात्मक शोध अध्ययन के निष्कर्षों को एकत्रित करने के लिए, मैंने ये बताया ना आपको, ये वाला देखो क्वालिटेटिव इंडक्टिव है ना। तो निष्कर्षों को एकत्रित करने के लिए फिर मूल्यांकन और व्याख्या करती है, ओके। मेटा संश्लेषण साहित्य समीक्षा आमतौर पर आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का पालन करते समय आयोजित की जाती है, ओके। तो मेटा एनालिसिस यहाँ पर मैंने किया ना, क्या बोला कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक कर दिया, तो वो हो गया आपका मतलब कि इंडक्टिव के रूप में आता है ना, अलग थे तो उनको एक कर दिया, तो वो इंडक्टिव के अंदर आ गया। और इंडक्टिव मतलब कि आपका मेटा सिंथेसिस, ओके। और इन्हीं को दोनों को एक किया हुआ था, किसी ने बेचारे ने उसको मतलब समझा और दोनों को एक तो कर लिया, लेकिन फिर से कोई शैतानी आत्माएं आ गई और उन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया, तो ये दोनों फिर से अलग हो गए ऐसे। तो ये हो गया आपका मेटा एनालिसिस, ओके, मेटा एनालिसिस। क्लियर? चलो जी, तो ये बात थी, ओके। याद रहेगी, मेटा एनालिसिस मेटा सिंथेसिस किस में आती है भाई, सिस्टमैटिकली लिटरेचर रिव्यू के अंदर आती है, ओके। चलो जी,
उसके बाद बात करते हैं स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू की। स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा, तो जैसा कि इसके नाम से निहित है, किसी दिए गए विषय पर साहित्य के एक निकाय के दायरे का या कवरेज की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, यह नोट किया गया है कि स्कोपिंग समीक्षाएं उभरते सबूतों की जांच के लिए उपयोगी होती है जब यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अन्य अधिक विशिष्ट प्रश्नों को और अधिक सटीक व्यवस्थित समीक्षा द्वारा संबोधित किया जा सकता है और मूल्यवान रूप से संबोधित किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं, मैं आपको समझाती पूरा। ओके, व्यवस्थित और स्कोपिंग प्रकारों के बीच मुख्य अंतर साहित्य समीक्षा का अर्थ यह है कि अधिक विशिष्ट शोध प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए व्यवस्थित साहित्य समीक्षा आयोजित की जाती है, जबकि अधिक सामान्य शोध प्रश्न का पता लगाने के लिए साहित्य की समीक्षा की जाती है। देखो यहाँ पर क्या होती है कि जो सिस्टमैटिकली थी उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन स्कोपिंग में क्या करते हैं, जो नॉर्मली सेम चीजें होती है, जनरल होती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, सिमिलर चीजें होती है, सामान्य होती है। ओके, वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा जाता है। ओके, सामान्य रिसर्च के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका पता यहाँ पर लगाया जाता है। क्लियर, स्कोपिंग के अंदर ये याद रखना है आपको। चलो आगे बात करते हैं आर्ग्यूमेंटिव लिटरेचर रिव्यू। ओके, तर्कपूर्ण साहित्य समीक्षा। जैसा कि नाम का तात्पर्य साहित्य में पहले से ही स्थापित एक तर्क, गहराई से अंतर्निहित धारणा या दार्शनिक समस्या का समर्थन या खंडन करने के लिए साहित्य की जांच करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्वाग्रह की संभावना तर्कपूर्ण साहित्य समीक्षा से जुड़ी एक बड़ी कमी है। अब देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कब करते हैं हम, बताओ, आर्ग्यूमेंट कब करते हैं, अगर हम किसी ने एक बात रखी, डिबेट देखिए ना, डिबेट टीवी में डिबेट आती है ना, अलग अलग पक्षों के लोग बैठे होते हैं और अपनी अपनी राय को देते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि एक रिसर्चर है, उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर कुछ बात बताई, अब इससे आप संतुष्ट नहीं है और आप क्या करोगे, अपनी राय को यहाँ पर रख रहे। ओके, तो मतलब कि इसके विपरीत में अगर आप उसकी राय, अपनी राय रख रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट हो गई। हम वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते कि भाई आपने जो बताया ना वो गलत है और मैं जो बता रहा हूँ ये सही है। ओके, जैसे कि मान लो ना कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, दूसरा पर्सन यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर 6 या 9 जो भी मानो। ओके, ऐसे एक ड्रॉ किया हुआ है, चलो हम इसको पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहे, ऐसे एक ड्रॉ किया हुआ। ओके, अब इस पर्सन को पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है, तो ये पर्सन क्या बताएगा, उसको तो ऐसे दिखेगा, है ना, उसको तो ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ से ऐसे, तो वो बताएगा कि ये तो 9 है, ये क्या है, 9 है। अब इसको पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा ये तो 6 है। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही, ये कह रहा है कि नहीं ये तो 9 है और ये कह रहा है नहीं ये तो 6 है, मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दोनों, है ना। तो यहाँ पर भी यही काम है कि पिछले वाले ने जो रिसर्च किया है उसके बेस पर हम उसके विरोधाभास को यहाँ पर बताते हो कि तो आर्ग्यूमेंटेटिव लिटरेचर रिव्यू ये होता है। क्लियर, अब इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू। ओके, इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या है, तो एकीकृत साहित्य समीक्षा, समालोचना, शोध की विषय के बारे में द्वितीय डेटा को एकत्रित तरीके से संश्लेषित करता है ताकि विषय पर नए ढांचे और दृष्टिकोण उत्पन्न हो। यदि आप शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण शामिल नहीं है तो एकीकृत साहित्य समीक्षा का उपयोग करना आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा। देखो, प्राइमरी डेटा जहां से आप प्राप्त नहीं कर पाते हो, ओके, तो जाके आपको क्या करना पड़ता है, मैंने ये भी बताया प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है ना। प्राइमरी डेटा अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते तो आपको सेकेंडरी डेटा यूज़ करना पड़ता है। अब देखो, सेकेंडरी डाटा यूज़ करने, जब भी आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करके अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो मतलब कि वहाँ पर जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे वो सेकेंडरी डाटा के बेस पर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो सेकेंडरी डाटा को पसंद किया है, जैसे कि मैं सत्य के प्रयोग, अगर मैं गांधी जी पर क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ और उन्होंने जो लिखी हुई बुक है सत्य के प्रयोग, वो है आपके प्राइमरी डाटा, है ना। लेकिन मैं उस बुक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी पर्सन ने, दूसरे कोई पर्सन ने उनकी ये सत्य के प्रयोग के बेस पर उन्होंने एक अलग से बुक बनाई है गांधी जी की, तो मैं क्या करें, इस बुक का मैं ले रही, तो मतलब कि ये क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू हो रहा है। ओके, सेकेंडरी डाटा का यूज़ करके अगर हम जब भी अपने रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं
तो वो हो जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव लिटरेचर रिव्यू। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं थियोरेटिकल लिटरेचर रिव्यू। यहाँ तो नाम से ही पता चलता है ना, थियोरेटिकल, थ्योरी के बेस पर होगा। तो सैद्धांतिक साहित्य समीक्षा सिद्धांत के एक पूल पर केंद्रित है, जो एक मुद्दे, अवधारणा, सिद्धांत, घटना के संबंध में जमा हुआ। मतलब कि यहाँ पर कोई इश्यूज है, कॉन्सेप्ट है, थियोरी है, फेनोमेना है, ओके, उसके रिलेटेड। अब देखो सैद्धांतिक साहित्य समीक्षा ये स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कौन से सिद्धांत पहले से मौजूद है, मतलब कौन सी थियरी है जो पहले से मौजूद है। ओके, अब देखो कोई एक थियरी डेवलप कर दी गई है और उस थियरी के मतलब कि उस थियरी को बेस बनाकर हम नई थियरी को डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर हमने जो पुरानी वाली ओल्ड थियरी को मतलब कि देखा है, तो वो हो जाती है हमारी थियोरिटिकल लिटरेचर रिव्यू। ओके, उनके बीच संबंध किस हद तक मौजूदा सिद्धांतों की जांच की गई है, परीक्षण की जाने वाली नई परिकल्पना को विकसित करने के लिए। ओके, हम नई न्यू थियरी डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस भी न्यू होगी, है ना। तो इसीलिए हम जो ओल्ड थियरी का यूज करके न्यू थियरी को डेवलप कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी थियोरेटिकल लिटरेचर रिव्यू। क्लियर? चलो अब उसके बाद है कि साहित्य समीक्षा अध्याय के पहले के हिस्सों में आपको अपने चुने हुए साहित्य की समीक्षा के प्रकार को निर्दिष्ट करने और पसंद को सही ठहराने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो। क्या हमने जितने टाइप्स आपको पढ़ाए उनमें से कौन से टाइप्स को आप चूज करके आप अपनी लिटरेचर की रिव्यू कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक विशिष्ट प्रकार की साहित्य समीक्षा के लिए आपकी पसंद, आपके शोध क्षेत्र, आपकी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है और आपके रिसर्च के मेथड है उस पर आधारित होनी चाहिए। ओके, आप जो भी लिटरेचर रिव्यू चूज करते हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा आप उनके बारे में अपनी जागरूकता को स्पष्ट करने के लिए उपवर्णित अन्य सबसे लोकप्रिय प्रकार की साहित्य समीक्षा पर संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर जो भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो हमने आपको जितने भी टाइप्स पढ़ाए उनके बेस पर आप अपनी लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बातें स्टेप्स की ओर। तो लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए भी आपको स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले भी आपको 5 स्टेप बताए थे, वही 5 स्टेप यहाँ पर डिटेल्स में बताए गए। क्योंकि पहला तो क्या था, हमने रिलेवेंट लिटरेचर को हम सर्च करते हैं, प्रासंगिक साहित्य को सर्च करते हैं। तो इससे पहले कि आप साहित्य की खोज शुरू करें, आपको स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय की आवश्यकता होती है। टॉपिक होता है ना आपका, क्लियरली डिफाइन कर लेना है। हमने पहला जो स्टेप पढ़ाया रिसर्च का, उसके अंदर हमने क्या बताया, आपको क्या पढ़ाया, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जाती है ये बताया कि नहीं है, डिटेल्स में बताया कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू कब किया जाएगा, जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यदि आप किसी शोध प्रबंध या शोध पत्र का साहित्य समीक्षा अनुभाग लिख रहे हैं तो आप अपनी शोध समस्या और प्रश्नों से संबंधित साहित्य की खोज करें। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, ओके, तो फिर आपको यहाँ पर क्या डिसर्टेशन लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ओके, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस है, हाइपोथेसिस में क्वेश्चन के रूप में ही तो रखते हैं, ओके, सारी चीज़ें, तो वो सारे उसके संबंधित आपको लिटरेचर की खोज करनी पड़ेगी। ओके, उसके संबंधित साहित्य की खोज करनी पड़ेगी। यदि आप एक स्वतंत्र कार्य के रूप में साहित्य समीक्षा लिख रहे हैं तो आपकी अपनी खोज को निर्देशित करने के लिए एक फोकस चुनना होगा और केंद्रीय प्रश्न विकसित करना होगा। अगर आप पर्सनली अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस एंड जो भी सेंट्रल में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको विकसित भी करना पड़ेगा और उनको विकसित करके उनको मतलब कि आपको उसके रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू को करना पड़ेगा। ओके, एक शोध प्रश्न के विपरीत इस प्रश्नों को मूल डेटा एकत्र किए बिना जवाबदेह होना चाहिए। ओके, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होता है आपका, ओके, वो क्या होता है, एक रिसर्च होता है, वो रिसर्च प्रॉब्लम के विपरीत और इस प्रश्नों को मूल डेटा कलेक्ट किए बिना ही जवाबदेह होना चाहिए। मतलब कि वो आपको पहले से ही टेंटेटिव आंसर बता रहा है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, वो आपको बता रहा है कि आप अपने रिसर्च में क्या चाहते हैं। ओके, इसीलिए तो हर बार जब भी पीएचडी का इंटरव्यू लिया जाता है ना, तो रिसर्च प्रपोजल के टाइटल को देखकर ही आपका सिलेक्शन और आपका रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आपके रिसर्च के अंदर कितना दम है और क्या क्या है। ओके,
आपको इसका उत्तर केवल मौजूदा प्रकाशनों की समीक्षा के आधार पर ही देना चाहिए। ओके, आपको जो भी आपका जो क्वेश्चन है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? आप जो भी साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं अपने रिसर्च के रिलेटेड, उससे ही इसका आंसर मिल जाता है। क्लियर? चलो, उसके बाद देखो कीवर्ड की सूची बनानी पड़ेगी। आपने मतलब कि साहित्य की खोज तो कर ली, आपने ये तो खोज लिया कि हाँ मुझे मान लो कि अचीवमेंट की, ओके, अचीवमेंट मेरा एक वेरिएबल है, उसके रिलेटेड मैंने 10 लिटरेचर मतलब के ढूंढ लिए हैं। अब उसके अंदर जो कीवर्ड्स आएंगे उसकी भी तो सूची बनानी पड़ेगी। ओके, तो अपनी शोध प्रश्न से संबंधित खोज शब्दों की सूची बनाकर प्रारंभ करें। जैसे कि यहाँ पर अचीवमेंट लिया तो अचीवमेंट का भी मुझे ये कीवर्ड देखना पड़ेगा, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अचीवमेंट को और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है। ओके, उसके सिनोनिम्स क्या है, ओके, उसके रिलेटेड और कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। उन सभी प्रमुख अवधारणाओं या चरों को शामिल करें जिनमें आप रुचि रखते हो। कि आपको यहाँ पर सारे वेरिएबल जितने भी आपके रिसर्च के अंदर वेरिएबल है उनको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ओके, किन्हीं समानार्थक शब्द है, ओके, सिनोनिम्स है, या फिर संबंधित शब्दों को यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स को सूचीबद्ध करें। ओके, उनको भी सूचीबद्ध करना है सारे टर्म्स को। यदि आप अपनी साहित्य खोज की प्रक्रिया में नए खोज शब्द खोजते हैं तो आप इस सूची में जोड़ सकते हो। कोई नया आपकी प्रपोजल के अंदर आप मतलब कि आपके प्रॉब्लम के अंदर आपको नया कोई वर्ड मिल जाता है, ओके, जो कि साहित्य की समीक्षा में नहीं है, तो अभी आप अपने आप से भी वो नया वर्ड जोड़ सकते हो। ओके, क्लियर? चलो, उसके बाद देखिए प्रासंगिक स्रोतों की खोज करें। ओके, ये भी वही है, प्रासंगिक खोज करने। अब देखो, स्रोतों की खोज शुरू करने के लिए अपने खोज शब्दों का प्रयोग करें। आपने जो कीवर्ड्स ढूंढे हैं ना, जो कीवर्ड्स ढूंढ लिए अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग, अब इन कीवर्ड्स को भी खोजना पड़ेगा। अब ये कहाँ कहाँ से मिलेंगे? तो पत्रिका और लेखों की खोज के लिए कुछ उपयोगी डेटाबेस में शामिल है। अब देखो, आपको कोई जर्नल ढूंढना है, कोई आर्टिकल्स ढूंढना है आपके कीवर्ड्स के बेस पर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी होती है, उसकी लाइब्रेरी का जो कैटलॉग है उसके अंदर ये कीवर्ड डाल दो। जैसे कि मुझे अचीवमेंट का चाहिए तो मैं सर्च के अंदर अचीवमेंट लिख दूंगी, तो अचीवमेंट के रिलेटेड जितने भी रिसर्च हुए होंगे ना वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, फिर गूगल स्कॉलर का यूज करो। ओके, ये सारे आपको एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। गूगल स्कॉलर है, फिर JSTOR है, ओके, EBSCO है, सॉरी EBSCO। ओके, इन पर हम क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। ओके, रिलेट अपने रिसर्च के टाइटल को, टॉपिक को, प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सर्च कर पाते हैं, वेरिएबलों को। ओके, फिर प्रोजेक्ट म्यूज है, ओके, जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ओके, तो जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि सोशल साइंस खुद हो, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ओके, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं? सोशल साइंस के अंदर आते हैं। ओके, तो ये सारे आपको प्रोजेक्ट म्यूज पर मिल जाएंगे। फिर मेडलाइन है, मेडलाइन के अंदर लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल मेडिसिन वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आपको रिसर्च के क्या है रिलेटेड लिटरेचर मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं तो इकोन लाइट है, ओके, इकोन लिट, तो इसको भी आपको याद रखना है, इकोन लिट को। इस पर जाकर आप सर्च करके देख लेना। ओके, इंस्पेक है, ओके, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर से आपको रिसर्च के सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सारे सोर्सेज कहाँ से आपको लिटरेचर के लिए मिलेंगे, ये सारी इसकी डिटेल्स आपको दी थी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आप अपनी खोज को कम करने में सहायता के लिए बुलियन ऑपरेटरों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, बुलियन जो भी मतलब कि ऑपरेटर्स होता है उनका भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि एंड का यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे सोर्स खोजने में के लिए जिनमें एक से अधिक कीवर्ड होते हैं। ओके, एक से अधिक कीवर्ड्स होते हैं तो उसके लिए आप एंड का यूज कर सकते हैं। ओके, OR का यूज कर सकते हैं। OR किसके लिए है? तो ऐसे सोर्सेज ढूंढने के लिए जिनमें कई समानार्थक शब्द होते हैं, मतलब कि सिनोनिम्स अगर आपको ढूंढना है। ओके, आपको अचीवमेंट के सिनोनिम्स ढूंढना है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर OR लिखकर आप क्या करेंगे, और लिखकर आप यहाँ पर सिनोनिम्स ढूंढ पाओगे। ओके, उसके बाद देखो नॉट का यूज होगा तो कुछ शर्तों वाले परिणामों को बाहर करने के लिए। ओके, जैसे कि सेब नहीं फल है ना, तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं टर्म्स होते हैं जिनको आपको मतलब क्या करना है, एक्सक्लूड करना है।
तो उसके लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपको बुलियन ऑपरेटर्स है उसका यूज़ कर सकते हो। आप अपनी खोज को मतलब कि बहुत ज़्यादा खोज नहीं करनी और शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें ढूंढनी है, तो इसके लिए ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पता लगाने के लिए सार पढ़े कि कोई लेख आपके प्रश्न के लिए प्रासंगिक है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट भी ज़रूर पढ़े। जो भी आप मतलब के लिटरेचर रिव्यू को देखते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट हर एक में देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सारांश भी बोलते हैं। ओके, सारांश भी बोलते हैं या फिर प्रस्तावना भी बोलते हैं। ओके, और उसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो पूरे रिसर्च का सार वहाँ पर होता है। ओके, तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट को जरूर पढ़े ताकि आपको पता चले कि क्या ये जो रिसर्च पेपर मान लो कि आपने लिया है, तो क्या ये रिसर्च पेपर मेरे रिसर्च के रिलेटेड है कि नहीं। ओके, उसके बाद जब आपको कोई उपयोगी पुस्तक या लेख मिलता है, तो आप अन्य प्रासंगिक स्रोतों को खोजने के लिए ग्रंथ सूची की जांच कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई उपयोगी ऐसा बुक मिल जाता है, आर्टिकल मिल जाता है, तो आप अन्य जो भी इसकी बिब्लियोग्राफी होगी ना, बिब्लियोग्राफी लास्ट में लिखी जाती है, तो वहाँ पर आपको संदर्भ सूची मिल जाएगी कि भाई इसके अंदर जो भी रिसर्च किया गया है उसके अंदर कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। ओके, तो आपको आपके मतलब कि वेरिएबल के रिलेटेड, आपके रिसर्च के टॉपिक के रिलेटेड आपको यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में से भी बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, अपने विषय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों की पहचान करने के लिए आवर्ती उद्धरण पर ध्यान दें। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि भाई अपना जो विषय होता है ना, उस पर सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जो भी है, ओके, पब्लिकेशंस है अपने टॉपिक के रिलेटेड, उसके बारे में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यदि आपके पढ़ने में वही लेखक, पुस्तक या लेख आते रहते हैं, तो उन्हें खोजना सुनिश्चित करें। ओके, अगर आपके मतलब कि पढ़ने के अंदर वही बुक्स आती है, एक ही बुक्स आती है, आर्टिकल्स आते हैं, जो भी आते हैं, ओके, तो उसको भी आपको सुनिश्चित करना है कि एक ही बुक या एक ही लेखक की जो चीज़ें हैं वो तो नहीं आ रही ना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर सेम आ रही है तो चीज़ों को देखोगी, उनमें मतलब डिफरेंस तो नहीं है ना, एक ही चीज़ 2 बार दिख रही तो दोनों में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी आपको देखना है। क्लियर? चलो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट सोर्सेज। सोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। ओके, आप शायद वह सब कुछ पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जो इस विषय पर लिखा गया है। ओके, आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि आपके प्रश्नों के लिए कौन से सोर्स सबसे अधिक प्रासंगिक है, कौन से ऐसे सोर्स है जो आपके टॉपिक के रिलेटेड है। ओके, उसके रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। प्रत्येक प्रकाशन के लिए स्वयं से पूछे, अपने आप से क्वेश्चन करें। जो भी पब्लिकेशन आप देख रहे हैं उसके बारे में अपने आप से क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन करना है कि लेखक किस प्रश्न या समस्या का समाधान कर रहा है। जो भी मतलब कि आपने बुक ली या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर लिया, जर्नल लिया, थीसिस लिया, जो भी लिया है, लेकिन उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो भी ऑथर है, ओके, उसने किस प्रश्न या समस्या का यहाँ पर समाधान किया है इस रिसर्च पेपर में, जर्नल में, आर्टिकल में, थीसिस में, जो भी है उसके अंदर कोई भी लेखक, ऑथर है, रिसर्चर है, जो भी है, उसने किस तरीके से क्वेश्चन का समाधान किया है। ओके, फिर प्रमुख अवधारणा क्या है और उन्हें कैसे परिभाषित किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये भी अपने आप को क्वेश्चन करना है जब आप लिटरेचर रिव्यू को चूज करते हैं। ओके, सोर्सेज को चूज करते हैं। प्रमुख सिद्धांत, मॉडल, तरीके क्या है, इसके मतलब कि थियरीज क्या है, इसके अंदर मॉडल्स क्या है, किस टाइप का मॉडल्स यूज किया गया है, कौन सी मेथड्स यूज की गई है, उसको भी देखो। क्या अनुसंधान स्थापित ढांचे का उपयोग करता है। ओके, जो रिसर्च है क्या वो इस्टेब्लिश किए हुए फ्रेमवर्क को क्या वो यूज कर रहा है, अभिनव दृष्टिकोण लेता है, न्यू अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच को दर्शाता है, क्या एक ही चीज को रिपीट तो नहीं कर रहा है ना, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अध्ययन के परिणाम और निष्कर्ष क्या होंगे। ओके, क्या है मतलब कि आपने जो स्टडी किया, जिस भी रिसर्च पेपर का, जर्नल का, फिर मान लो ओके थीसिस का, जो भी है, जिसका भी आप लिटरेचर के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ओके, ये आपको सारी चीजें क्या करनी है, चेक करनी है, मूल्यांकन करना है इन सभी चीजों का। क्लियर?
चलो अब आगे देखते हैं प्रकाशनिक क्षेत्र में अन्य साहित्य से कैसे संबंधित है। ओके, पब्लिकेशन के मतलब कि दुनिया में किस तरीके से वो दूसरे लिटरेचर के साथ कैसे संबंधित है, क्या ये स्थापित ज्ञान की पुष्टि करता है, जोड़ता है या चुनौती देता है। जो भी यहाँ पर स्टेब्लिश जो ज्ञान है क्या उस नॉलेज की पुष्टि करता है, उसको कंफर्म करता है, क्या उसको जोड़ता है, क्या उसके लिए कोई चैलेंज हमें दिखाता है। ओके, तो ये भी आपको देखना है। प्रकाशन विषय की आपकी समझ में कैसे योगदान देता है। ओके, पब्लिकेशन जो है वो आपके टॉपिक के रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको देता है, इसके प्रमुख अंतर्दृष्टि और तर्क क्या है। ओके, उसके मेनली इंसाइट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ओके, शोध की ताकत और कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है रिसर्च की, और वीकनेस क्या है। ये लिटरेचर के कंटेक्स्ट में बात करूँ कि जो भी लिटरेचर आप देख रहे हो उसके बेस पर ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके आंसर आपको प्राप्त करने और इसके बेस पर आपको अपनी रिसर्च को करना है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोर्सेस विश्वसनीय रिलायबल होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं जैसे तैसे हो गए, रिलायबल होने चाहिए। जो भी आपके मतलब कि सोर्सेस है वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। ओके ओके, रिलायबल, क्रेडिबल, जो भी बोलो। ओके, और सुनिश्चित करें कि अपने अपने शोध के क्षेत्र में किसी भी ऐतिहासिक अध्ययन और प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ा है। यहाँ पर हिस्टोरिकल मतलब पीछे हुए जो भी रिसर्च है क्या उसके उसके यहाँ पर साहित्य की समीक्षा की गई है उसके अंदर, या फिर कोई मेन जो थियरीज है उसका मेजर थियरीज का यूज किया गया है कि नहीं, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। ओके, आप ये पता लगा सकते हैं कि गूगल विद्वान पर किसी लेख को कितनी बार उद्धृत किया गया है। ओके, तो गूगल स्कॉलर पर इस आर्टिकल को कितनी बार फाइंड किया गया, ये भी देखते हैं ना। कभी कभी हम लेते हैं ना, देखो जैसे कि अमेजोन पर कोई चीज़ खरीदते, ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदते ना, तो उसका रिव्यू देखते हैं हम कि भाई कितने इसका रिव्यू क्या आ रहा है, इसको कितने रेटिंग दिए हैं, है ना। अगर ज़्यादा रेटिंग दिए हैं तो फिर हम मानते हैं, और रिव्यू अच्छे आए होते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है वो बेस्ट है ना। तो बस इसके लिए भी यही काम करना है आपको कि लिटरेचर, जब भी आपने कोई लिटरेचर को चूज़ किया है तो गूगल स्कॉलर पर आप सर्च करें और वहाँ पर देखें कि इस आर्टिकल को कितनी बार फाइंड किया गया है, क्योंकि जितनी बार फाइंड करोगे उतनी बार उसका मतलब है कि हाँ ये मतलब कि अच्छा है ना। फिर एक उच्च उदाहरण संख्या का अर्थ है कि लेख क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। देखो यही बात है, अगर जितना फाइंडिंग हुआ है, ज़्यादा फाइंडिंग हुआ है, उसका मतलब है कि वो प्रभावी आर्टिकल है ना, और निश्चित रूप से इसे आपकी साहित्य समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। ओके, जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको हर कोई उसको ढूंढता है, उसको फाइंड करता है ना। तो ये बात यहाँ पर भी काम करती है। आपकी समीक्षा का दायरा आपके विषय और अनुशासन पर निर्भर करता है। ओके, आपकी जो भी रिव्यू आप कर रहे हैं किसी भी लिटरेचर का, वो आपके टॉपिक और आपकी डिसिप्लिन पर क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, विज्ञान में आप आमतौर पर केवल हाल के साहित्य की समीक्षा करते, लेकिन मानविकी में आप एक लंबा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ले सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर हम मोस्टली वर्तमान में जो चीज़ें होती है रिसेंट लिटरेचर को ही यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी लिटरेचर को ले सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए ये पता लगाने के लिए कि समय के साथ एक अवधारणा कैसे बदल गई, जैसे कि मैंने बताया ना 2010 में जो रिसर्च हुआ था और 2022 में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कितना चेंजेस आया है ये हमें पता चलता है। ओके, तो साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, वर्तमान में चलते हैं, रिसेंट मतलब कि लिटरेचर का यूज़ करते हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखते हैं। क्लियर। चलो नोट्स ले और अपने स्रोतों का हवाला दे, मतलब कि अपने जो सोर्सेज है उसको साइट दे। ओके, जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको लेखन प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। जैसे जैसे आप लिटरेचर को पढ़ते हैं, ओके, आपके सामने एक लिटरेचर आया, अब उसको आपने पढ़ा तो आपको लिखना भी पड़ेगा ना, तभी जाके आपको पता चलेगा कि हमने इस रिसर्च पेपर में ये पढ़ा था, इसका ये कंक्लूजन निकला था। उसको आपको नोट करते रहना है। ओके, नोट करें कि आप बाद में अपनी साहित्य समीक्षा के पार्ट में शामिल कर सकते हैं। नोट अगर आप करेंगे ना तो उसके बेस पर आप अपनी रिसर्च के अंदर, आपकी थीसिस के अंदर लिख रहे हो या रिसर्च पेपर के अंदर लिख रहे हो, जहाँ
जहाँ पर भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वहाँ पर आपको लिखने में आसानी होगी। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए उद्धरणों के साथ अपने स्रोतों का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण है। ओके, अब देखो साहित्य चोरी जो होती है ना, अगर उससे बचना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी सोर्सेज है उसको चेक भी करना पड़ेगा कि ये साहित्य चोरी ना हो के, मतलब कि क्या बोलते हैं भाई इसको, जस्ट वेट, प्लेगियरिज्म है ना। तो प्लेगियरिज्म अगर ना हो, मतलब कि उसके जैसी कॉपी टू कॉपी आप नहीं लिख पाते है ना, उसको थोड़ा सा आपको, मतलब कि जिन जिन शब्दों में जैसे उसको लिखा है वैसे के वैसे हम नहीं लिख पाते है ना, तो यहाँ पर ये भी हमें ट्रैक रखना पड़ता है। एक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची बनाना सहायक हो सकता है, जहाँ आप उद्धरण की पूरी जानकारी संकलित कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सूची बनाते जाना है, बिब्लियोग्राफी बनाते जाना कि हाँ मैंने ये जो टॉपिक वाला था रिसर्च पेपर वो यहाँ से पढ़ा है, दूसरा यहाँ से पढ़ा है, तीसरा यहाँ से पढ़ा है, ये सारे जितने भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो अब उन सभी की मतलब बिब्लियोग्राफी आपको बनाती जानी। ओके, प्रत्येक स्रोत के लिए सारांश और विश्लेषण का एक अनुच्छेद लिखते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, समरी लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं। ओके, किस तरीके से मैंने आपको आगे बताया था ना कि टॉपिक का नाम लिखते हैं, फिर कब हुआ था, फिर इसमें कितना सैंपल लिया गया है ना, मतलब कि उनका सैंपल कितना लिया गया, फिर सैम्पलिंग कैसे की गई, मेथड कौन सी यूज की गई, क्या कंक्लूजन निकला, ये सारी चीजें हम उसको लिखते रहते हो कि इससे आपको याद रखने में मदद मिलती है कि आप क्या पढ़ते हैं, और इस प्रक्रिया में बाद में समय की बचत हो जाती है, लास्ट टाइम पे आपकी बचत हो जाएगी, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा सा करके आप लिटरेचर रिव्यू करते जाओगे ना, तो लास्ट में आपको इतना सारे एक साथ काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसके आगे देखो स्टेप नंबर 3, तो विषय, वाद विवाद और अंतराल की पहचान करना है, अपनी साहित्य समीक्षा के तर्क और संरचना को व्यवस्थित करना है। ओके, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट है, उसको आपको सिस्टमैटिक का मतलब कि अच्छे से ठीक करना है। ओके, अब उसकी बात शुरू करने के लिए, व्यवस्थित करना शुरू करने के लिए आपको उन स्रोतों के बीच संबंधों और संबंधों का समझना होगा। ओके, मतलब कि इन वेरिएबलों के बीच में क्या संबंध है, किस तरीके से, और हमारे रिसर्च से ये पुराने वाले रिसर्च के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप हो सकती है, ये सारी चीजें आपको देखना है। ओके, आपके पढ़ने और नोट्स के आधार पर आप देख सकते हैं कि रुझान और पैटर्न, मतलब कि आप जैसे पढ़ोगे फिर नोट्स बनाओगे तो उससे आपको ट्रेंड्स भी पता चलेगा, साथ ही साथ पैटर्न्स भी पता चलेगी कि किस पैटर्न से ये काम हो रहा है। ओके, क्या कुछ दृष्टिकोण समय के साथ कम बेस लोकप्रिय हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कम बेस नहीं होगी। ओके, क्या कोई नया कोई एक दृष्टिकोण है, ओके, अप्रोचेस है, क्या वो समय के साथ लोकप्रिय हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता चलता है। ओके, विषय वस्तु की बात आती है, थीम्स की बात आती है, तो साहित्य में कौन से प्रश्न या अवधारणाएं, कौन से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ओके, जो कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी हमें पता चलता है उसके अंदर। वाद विवाद की बात की जाए और विरोध और अंतर विरोध की बात, तो स्रोत कहाँ से असहमत है, मतलब कि ये जो रिसर्च किया हुआ है किसी रिसर्चर ने, ओके, और आप ये न्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मतलब कि असहमति जैसी चीज है, इन्होंने ये बताया तो क्या ये सही है कि गलत है। ओके, तो असहमति है, अगर असहमति है तो आप उसको अपनी रिसर्च के अंदर ले लो भाई, है ना। फिर महत्वपूर्ण प्रकाशन की बात है, क्योंकि पाउटिन पब्लिकेशन, ओके, तो इम्पोर्टेंट, ओके, इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस की बात की जाए तो क्या कोई प्रभावशाली सिद्धांत या अध्ययन है जिन्होंने क्षेत्र की दिशा बदल दी, ऐसे कोई भी मतलब कि थियरी या स्टडीज है जो क्या है मतलब कि पूरे फील्ड की क्या हो गई भाई, डायरेक्शन ही बदल दी हो, ऐसे भी कोई है तो उसको भी ध्यान में रखना है। गैप के बारे में, तो गैप हमें पता चलेगी कि साहित्य में क्या कमी रह गई है, क्या ऐसी कमजोरियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि हमने ओनली प्राइमरी टीचर पर अगर रिसर्च किया तो सेकेंडरी पर आप कर पाते, ये अपने टाइम मतलब ये आपने क्या किया, गैप को ढूंढ लिया, ये क्या किया है, गैप को ढूंढा कि यहाँ पर ओनली प्राइमरी टीचर पर हुआ था, अब हम इसी यहाँ पर एक गैप रह गई कि उन्होंने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पर नहीं किया था, तब उस गैप को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर, चलो
उसके बाद आगे देखते हैं, यह कदम आपको अपनी साहित्य समीक्षा की संरचना तैयार करने में मदद करेगा। ये जो तीसरे नंबर का स्टेप था ना, वो आपको आपकी लिटरेचर रिव्यू को बनाने में, तैयार करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ये दिखाएगा कि आपका अपना शोध मौजूदा ज्ञान में कैसा योगदान दे रहा है। आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका जो मतलब कि रिसर्च है वो दूसरे रिसर्च कैसे अलग हो रहा है। ओके, सॉरी। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो, अपनी साहित्य समीक्षा की संरचना की रूपरेखा तैयार करें। अब हमने अभी तक तो जो काम किया, ओके, वो लिटरेचर रिव्यू के बेस पर हमने एक रफ वर्क किया, मतलब कि हमने एक कच्चा काम किया। जैसे कि होता है ना कि जैसे ज्वालामुखी होती है ना, वहां से जो चीजें निकलती है वो कच्चे रूप में निकलती है ना, फिर उस पर प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस के बाद चीजों को बनाई जाती है। ओके, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि जस्ट वेट। ओके, ओके, हमने मान लो कि कोई लोहा ले लिया। ओके, तो लोहा जो होता है वो लिक्विड के रूप में होगा, फिर उसको हम एक डिब्बे के अंदर उसको क्या करेंगे, उसको हम मतलब कि एक ढांचे के अंदर बिठाएंगे, तो जाके एक अच्छा सा उसका परफेक्ट आकार वाला कोई नया चीज बनेगा, है ना। तो बस यही काम है, कच्ची सामग्री को इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे, और उस पर प्रोसेस करके हम अपनी लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर बनाएंगे। साहित्य समीक्षा के निकाय को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। लिखना शुरू करने से पहले आपको अपनी रणनीति का एक मोटा अंदाजा होना चाहिए। ओके, बेस स्ट्रेटेजी का आपको पता होना चाहिए। आपकी साहित्य समीक्षा की लंबाई के आधार पर आप इनमें से कई रणनीतियों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी समग्र संरचना विषयगत हो सकती है, लेकिन प्रत्येक विषय पर कालानुक्रमिक रूप से चर्चा की जाती है। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली हम डिस्कस कर पाते हो कि यहाँ पर हम एक ढांचा तैयार कर पाते हो कि हमारा मतलब कि हमने इतने मान लो कि मैंने 10 लिटरेचर रिव्यू लिए थे, तो उनकी सभी की मैंने मतलब कि यहाँ पर क्या किया था, कच्चा काम किया हुआ था, है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, अच्छे से एक स्ट्रक्चर के रूप में एक बिठाएंगे, ढांचे के अंदर बिठाएंगे। ओके, कालक्रम की बात है तो समय के साथ विषय के विकास का पता लगाने के का सबसे आसान तरीका। अब मान लो मैंने 10 लिटरेचर रिव्यू किया। ओके, एक था, पहले मैंने लिखा, चलो 10 में लिखा, पहले मैंने लिख लिया। जब मेरे हाथ में जो भी आया, मतलब जो भी मैंने खोजा, जो पहले खोजा उसको मैंने लिख दिया। ओके, तो मान लो कि सपोजली ये वाला जो पहला वाला मैंने खोजा था तो वो था 2010 का था। फिर मैंने दूसरा जो लिया था वो मान लो कि 2015 का था। ओके, तीसरा मुझे लिटरेचर मिला तो वो था 2003 का था। चौथा मुझे मिला मान लो कि 2007 का था। पांचवा मान लो कि मुझे मिला 2019 का था। छठवां मुझे मान लो कि मुझे 2021 का मिला। तो ये क्या है, ये तो कालक्रम के अलग अलग कालक्रम के हिसाब से मैंने रिव्यू लिख दिया था, कच्चा काम किया था, है ना। लेकिन अब मुझे पक्का काम करना है तो यहाँ पर मैं क्रम में लिखूंगी। जैसे कि सबसे पहले 2003 आएगा तो मैं जो भी लिटरेचर रिव्यू लिखूंगी वो पहले किसका लिखूंगी, 2003 का लिखूंगी, उसको कालक्रम में बिठाऊंगी। उसके बाद क्या आएगा, 2007 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2010 आएगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगी, इसको कालक्रम में बिठाऊंगी। क्लियर। तो हालांकि यदि आप इस रणनीति को चुनते हैं तो सावधान रहे कि स्रोतों को क्रम में सूचीबद्ध करने और संरचित करने से बचे। ओके, यहाँ पर हमें देखना है, ध्यान रखना है कि जो भी सोर्सेस है उसको क्रम में सूचीबद्ध जो करते हैं वो अच्छे से करना है। ओके, यहाँ पर गलती नहीं करनी। ओके, पैटर्न, टर्निंग पॉइंट, प्रमुख वर्ड्सों का विश्लेषण करने का प्रयास करें जिन्होंने चित्र की दिशा को आकार दी। देखो 2003 में जिन्होंने किया होगा और 2007 में जो किया होगा उसके बीच में कुछ तो डिफरेंस हुआ ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी हमें देखनी होगी। कुछ विकास कैसे और क्यों हुए इसकी अपनी व्याख्या दो, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या दो कि भाई हाँ 2003 में ये रिसर्च हुआ था, इसके अंदर ये चीजें थी, और 2007 में हुआ तो इसके अंदर ये चीज है। ये इसको आपको क्रम में सारी कुछ बताना है। ओके, चलो फिर विषयगत थीमेटिक की बात करते हैं। यदि आपको कुछ आवर्ती केंद्रीय विषय मिलते हैं तो आप अपनी साहित्य समीक्षा को उपखंडों में व्यवस्थित कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी
सेंट्रल थीम मिल जाती है तो आपको क्या करना है, उसको सब सेक्शन के अंदर आपको उसको डिवाइड करना है, ओके, जो विषय के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा जाए कि आप प्रवासी स्वास्थ्य परिणामों में असमानताओं के बारे में साहित्य की समीक्षा अगर कर रहे हैं, ओके, तो प्रमुख विषय में स्वास्थ्य सेवा नीति आ गई, भाषा अवरोध, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, कानूनी स्थिति और आर्थिक पहुंच शामिल हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक सेंट्रल थीम को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक ही आपने मतलब कि सेंट्रल थीम को ले लिया तो उसके अंदर आपको इसके भी सब सेक्शंस जो होते हैं उसके भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ओके, उसको भी अच्छे से ठीक से बिठाकर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं। मेथोडोलॉजिकल, यदि आपने अपने सोर्सों को विभिन्न विषय या क्षेत्रों से आकर्षित किए हैं जो विभिन्न शोध विधियों का उपयोग करते हैं। अब देखो जहाँ पर रिसर्च मेथड तो हर किसी में होती ही है ना, तो अगर रिसर्च मेथड का यूज किया गया तो आप विभिन्न दृष्टिकोणों से निकलने वाले परिणामों और निष्कर्षों की तुलना करना चाहेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला है, क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, ओके, उसकी हम कंपेयर भी करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि गुणात्मक बनाम मात्रात्मक शोध में क्या परिणाम सामने आए, ओके, कोई ऐसा रिसर्च है, ओके, एक ही टॉपिक है उस पर क्वालिटेटिव रिसर्च भी हुआ है और क्वांटिटेटिव भी हुआ है, ओके, तो यहाँ पर दोनों मतलब कि दोनों तरह के रिसर्च हुए हैं तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव का क्या रिजल्ट मिला है, ओके, और क्वांटिटेटिव का क्या रिजल्ट मिला है, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। क्लियर? चर्चा करेंगे विषय को अनुभवजन्य बनाम सैद्धांतिक छात्रवृत्ति द्वारा कैसे संपर्क किया गया है कि थियोरिकल बेस पर इसको कैसे मतलब कि उसको क्या बोलते हैं दोनों अप्रोचेस को देखा गया है, ओके। ये अभी आपको देखना है साहित्य को समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोतों में विभाजित करें। अगर लिटरेचर जो है उसको सोशियोलॉजिकल रूप से भी देखो, हिस्टोरिकल रूप में भी देखो, कल्चर से रिलेटेड भी देखो, क्योंकि सारी चीज़ें सभी में आती है ना, तो इन सभी को भी आपको मैथोडोलॉजी के अंदर देखना है। उसके बाद करते हैं थियोरिटिकल। तो एक साहित्य समीक्षा अक्सर एक सैद्धांतिक ढांचे की नींव होती है ना, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ये नींव की बात की थी कि नहीं मैंने, है ना, नींव की बात की थी। और ये पूरी इमारत है, ये हमारा पूरा रिसर्च है, ये क्या है, हमारा रिसर्च है, ओके। और ये जो नींव है ना वो हमारी क्या है, लिटरेचर रिव्यू, ओके, रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू हमारी नींव है, ओके। तो आप इसका उपयोग विभिन्न सिद्धांत जो भी थियरीज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ओके, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी परिभाषा पर हमें चर्चा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो, ओके। तो हमें अपनी रिसर्च के अंदर कौन से थियरी को यूज करना है, कौन से मॉडल को यूज करना है, कौन से कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ये सारी चीजें हमें लिटरेचर रिव्यू के बेस पर पता चलती है, ओके। आप एक विशिष्ट सैद्धांतिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता के लिए बहस कर सकते हैं या अपनी शोध के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं को जोड़ सकते हैं। थियोरिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उसको यूज कर सकते हैं आप, ओके। चलो 5th नंबर का स्टेप है आपका, लास्ट नंबर का स्टेप है। अब क्या करेंगे, अपनी साहित्य समीक्षा लिखिए। अब अपनी साहित्य समीक्षा को आपको लिखना है, ओके। तो किसी भी अन्य शैक्षणिक पाठ की तरह आपकी साहित्य समीक्षा में एक परिचय, एक मुख्य भाग होना चाहिए, ओके। पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसका मेन बॉडी होना चाहिए और फिर उसका निष्कर्ष कंक्लूजन होना चाहिए। मैंने आपको यही तो सारी चीज़ें बताई थी ना, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या क्या लिखना है, ओके। आप प्रत्येक में क्या शामिल करते हैं ये आपकी साहित्य समीक्षा के उद्देश्य पर निर्भर करता है, ओके। आपके लिटरेचर रिव्यू के क्या ऑब्जेक्ट है, ओके, उस पर बेस है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, परिचय को स्पष्ट रूप से साहित्य समीक्षा के फोकस और उद्देश्य को स्थापित करना है। यहाँ पर ये बताना है कि जो भी मतलब कि आपने कोई एक वेरिएबल पर आपने एक लिटरेचर लिया तो उसका मतलब कि टॉपिक क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको लिखना है, ओके। फिर उसकी बॉडी, आपकी साहित्य समीक्षा की लंबाई के आधार पर आप बॉडी को उपखंडों में विभाजित करना चाह सकते हैं। आप प्रत्येक विषय, समयावधि या पद्धति संबंधी दृष्टिकोण के लिए एक उपशीर्षक का उपयोग कर सकते हैं, ओके। हम यहाँ पर सारी चीज़ें कि कितने टाइम कौन सा टाइम है, ओके, कब ये हुआ था रिसर्च, फिर उसके अंदर कौन सी मेथड यूज़ की गई थी, ओके, सैम्पलिंग किस तरीके से किया गया था, कौन सी टेक्निक से सैम्पलिंग किया गया था, कितने सैंपल लिए गए थे, ओके। ये सारी चीज़ हम बॉडी के अंदर रखते हैं, ओके।
उसके बाद है लिखते समय आप इन युक्तियों का पालन कर सकते हैं। अब लिखते टाइम हमें क्या याद रखना है, तो सारांशित करें और संश्लेषित करें। ओके, अब समराइज करना है और सिंथेसिस इकट्ठा करना है सारी चीज़ों को, है ना। तो प्रत्येक स्रोत के मुख्य बिंदुओं का अवलोकन दें और उन्हें एक सुसंगत संपूर्ण में संयोजित करें। आपको क्या करना है, उसको एक अच्छी तरीके से इकट्ठा करके आपको लिखना है। ओके, अब विश्लेषण करें और व्याख्या करें, इनको भी विश्लेषण करो, उसके अंदर अन्य शोधकर्ताओं को केवल व्याख्या न करें, जहां संभव हो अपनी स्वयं की व्याख्याएं जोड़े। ओके, आप हम क्या करते, किसी ने दी वही की वही कॉपी पेस्ट कर लेते, ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से भी वेरिएबलों को डिफाइन करिए कि वेरिएबल क्या कहना चाहते हैं, अपने शब्दों में उसको डिफाइन करें। ओके, फिर समग्र रूप से साहित्य के संबंध में निष्कर्षों के महत्व पर चर्चा करें, उसका कंक्लूजन क्या निकला है उस पर आपको चर्चा करना है। ओके, अपने ही शब्दों में करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ओके, क्रिटिकली इवेल्युएट करो कि अपने स्रोतों की ताकत और कमजोरियां क्या है। ओके, किसी मतलब कि जो भी अपनी सोर्स की मतलब कि जो लिटरेचर आपने लिया है उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी होगी वही तो उसकी गैप होगी, है ना, तो इसको भी हमें बताना है। अच्छी तरह से संरचित पैराग्राफ में लिखे कनेक्शन, तुलना। ओके, उसका क्या कनेक्शन है, ओके, उसकी कंपैरिजन किस तरीके से की जा सकती है हमारे रिसर्च के साथ, उसकी कंपेयर करके देखो, विरोधाभासों को बताओ। ओके, और विरोधाभासों को आकर्षित करने के लिए संक्रमण शब्दों का यूज करें। ओके, ट्रांसलेशन वर्ड्स का यूज करें, विषय वाक्यों का उपयोग करें। ओके, टॉपिक सेंटेंसेस का यूज करें। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में आपको साहित्य से लिए गए प्रमुख निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। देखो, हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो संक्षेप में ही सारी चीजें, लेकिन इस तरीके से बतानी है कि सारी चीजों का सार वहां पर हो। ओके, कुछ भी चीज ऐसी ना हो कि जो छूट गई हो, मतलब कि बड़ी को हम छोटे में हम मतलब कि बिठाने की बात होती है ना। जैसे कि बहुत सारे बड़े डाटा होते हैं तो उसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन करके उसको शॉर्ट डाटा में सारा कुछ प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बस यही बात यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, संक्षेप में पूरे के पूरे निष्कर्षों को प्रस्तुत करना है, और वो भी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन को। ओके, अंदर के छोटे छोटे कंक्लूजन को नहीं, लेकिन जो मेन कंक्लूजन निकले ना उसको आपको बताना है। जब आप अपनी साहित्य समीक्षा लिखना और संशोधित करना समाप्त कर ले तो सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से उसको प्रूफ रीड करना न भूलें। जब भी आपकी साहित्य समीक्षा लिख जाती है तो उसके बाद आपको उसको एक बार पढ़ लेना है। ओके, ताकि आपको पता चले आपने कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं की है। ओके, कभी कभी ग्रामर की गलतियां करते हैं। ओके, कभी कभी हम उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके से मतलब कि लिख देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। ओके, तो जब भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हो तब आप लिखने के बाद सारा कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एक बार रीड कर लेना। ओके, क्लियर। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू जो है मैंने बहुत ही डीपली आपको इसलिए पढ़ाया बिकॉज पीएचडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 आपको लिखना पड़ता है, पूरा का पूरा रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर। समझ आया, RRL जिसको बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया कि कैसे आपको लिखना है। ओके, चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।